भाई ऐसा लग रहा है पूरा दिल्ली वियतनाम ही जा रहा है। कितनी भीड़ है वियतनाम की फ़्लाइट के लिए देखना। और भाई टिकट की बात करें तो ये जो दो फ्लाइट्स है ना, यहाँ से वियतनाम, वियतनाम से ओसाका जापान, ये मुझे पड़ी है 32,000 रुपीज़ पर पर्सन। वैसे तो ये रो पूरी खाली है, वो रो खाली है, तो मैं तो यहाँ जाके सो जाऊंगा भाई। अगर फ्लाइट खाली है तो आराम से सोते हो जाओ, क्यों बैठ के जाना है ना, 4 घंटे की फ्लाइट है। लो जी लो भाई, फाइनली पहुँच गए हैं टाइम से ओसाका जापान में। स्वागत है जी आपका जापान में सेकंड टाइम। मतलब मुझे लगा था भाई कुछ तो मांगेंगे, होटल बुकिंग दिखा दो, रिटर्न टिकट दिखा दो, कुछ भी नहीं मांगा, एक सवाल तक नहीं पूछा, इतना स्मूथ था। तो ये है जी जापान की करेंसी जिसे बोलते हैं जापानीज येन। भाई इन देशों की जो सिक्योरिटी चेक वाली मशीन होती है इतनी तगड़ी है ना, मतलब लिटरली बैग से लैपटॉप तक भी नहीं निकलवाते। 31 दिन अनलिमिटेड 7,000 येन, बताओ। तो भाई अराउंड 21 दिन की सिम हमें अनलिमिटेड वाली जापान में पड़ रही है इंडियन करेंसी में 4,000 रुपीज़ की। तो विंटर कैपिटल माना जाता है। और सपोरो भाई वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट स्नोईएस्ट सिटी भी है। 14-15 हज़ार रुपए 50 किलोमीटर राइड के, इतनी महंगी टैक्सी है यहाँ पे। सबसे ज्यादा तो एक्साइटेड हूँ मैं भाई चेरी ब्लॉसम्स के लिए। तो जी अगली ट्रिप के लिए बैग अपना रेडी हो चुका है, मतलब ये सारा गैजेट्स वाला बैग है। तारे देख रहे हो भाई कितनी है। यहाँ पे चल रही है कुछ फुटेजेस ट्रांसफ़र, जो लास्ट ट्रिप आपने देखी उसकी, और इधर भी कुछ फुटेजेस ट्रांसफ़र चल रही है लास्ट ट्रिप की। डेटा ट्रांसफ़र करना भाई बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर ट्रिप के बाद ऑलमोस्ट आप लगा लो, अगर 10 दिन की भी ट्रिप है ना, तो एक व्लॉग 60 से 70 GB का बनता है मेरा, और टोटल मिला के वही 600-700 GB की ट्रिप बन जाती है 10 वीडियोज़ की। और यही अगर बड़ा ट्रिप है 30-40 दिन का, तो भैया कम से कम नहीं तो 3 से 4 TB स्पेस चाहिए होती है। तो बस वही सारा ट्रांसफ़र कर रहा था, अंडमान निकोबार वाला, उससे पहले आपने बद्रीनाथ सीरीज़ देखी, वो सब बैकअप मेरी नैस में अब सेव्ड रहेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। बाकी मैं हो गया हूँ तैयार भाई एक और ट्रिप पे निकलने के लिए। आउटफिट आज की अपनी पूरी ब्लैक है, देख रहे हो, ऊपर नीचे ब्लैक ब्लैक। और ये ट्रिप होने वाली है भाई जापान की। जी हाँ भाई, सेकंड टाइम अपनी लाइफ में मैं फिर से जापान जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम अकेला गया था, इस बार अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। पिछली बार भी मैं 20-25 दिन लगा के आया था, लेकिन भाई जापान वैसे तो देखोगे इतना बड़ा नहीं है, बट घूमने के मामले में देखोगे बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, स्पेशली जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, ये होकाइडो, सपोरो, ये सब अपना रह गया। प्लस भाई अभी सीज़न है चेरी ब्लॉसम्स का, तो चेरी ब्लॉसम्स वैसे तो टोक्यो वगैरह में ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट है ना, उसमें अभी चेरी ब्लॉसम्स होते हैं इस महीने में। तो मैंने सोचा मतलब जाएंगे तो क्या पता चेरी ब्लॉसम्स देखने को मिल भी जाए ना। तो जापान की ट्रिप है, 30 दिन का वीज़ा मिला है, अब पता नहीं कितने दिन बिताएंगे। रिटर्न टिकट मैंने अभी तो फिलहाल कर लिया बुक, पर फुली रिफंडेबल करी है, क्योंकि आगे का प्लान अभी देख रहा हूँ मैं, क्या बनेगा क्या नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए तो बुकिंग करनी पड़ती है ना, वरना भाई एयरलाइन वाले जाने नहीं देते। तो फुल रिफंड वाली मैंने टिकट बुक कर ली, और कोशिश तो यही है 19 से 20 दिन तो मिनिमम बिताऊँ जापान में। बाकी लेट्स सी, जैसा भी मन करेगा वहाँ हो जा भाई, फटाफट ट्रांसफ़र, टाइम नहीं है। पिछली बार जापान सीरीज़ में मैंने रोड ट्रिप करी थी गाड़ी लेके, इस बार रोड ट्रिप नहीं करने वाला मैं। वैसे ही मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो मैं ले भी नहीं पाऊंगा अगर चाहूँगा अभी तो। और इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, मतलब आप लोग भी जाना चाहोगे अगर जापान, हर कोई गाड़ी रेंट नहीं करता, महंगी भी पड़ती है और थोड़ा चलाने में भी लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ की ट्रेन्स, बसेस, मेट्रो, ट्रैम, ये सब का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस ट्रिप पे पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेंगे, टैक्सी वैक्सी नहीं लेंगे, और मस्त एकदम आपको भी पूरी अच्छे से घुमाने वाला हूँ जापान में। कैब आने में है 20 मिनट, और ये दिखा रहा है टोटल 30 मिनट। ऑल्सो कैब को वेट भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज चुकी है। मुझे निकलना चाहिए था घर से 7 बजे, बट 7:30 में पहले ही निकल रहा हूँ। इसके चक्कर में और लेट हुआ तो भैया फ्लाइट छूट सकती है। चलो जी चलो, फाइनली हो ही गया टाइम पे। तो भाई ये है अपनी फ़्लाइट 12:05, वेट जेट एयरवेज VJ972, F काउंटर पे जाना है। अच्छा, ये लेओवर के साथ है, पहले हनोई में है लेओवर, फिर हनोई मतलब वियतनाम से है आगे ओसाका जापान की। भाई ऐसा लग रहा है पूरा दिल्ली वियतनाम ही जा रहा है, कितनी भीड़ है वियतनाम की फ़्लाइट के लिए देखना। 9 बजे पहुंचे थे भाई एयरपोर्ट, और चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन होते होते 10:30 बज चुके हैं। अब सिर्फ 1.5 घंटा बचा अपनी फ़्लाइट के लिए। तो देखते हैं, खाने का टाइम मिलेगा तो खा लेंगे, वरना पैक करवा के लाया घर से, फ़्लाइट में ही अपना खा लेंगे उसको। यहाँ से जो वियतनाम की फ़्लाइट है वो है 4 घंटे की। देन भाई 2-2.5 घंटे का लेओवर है वियतनाम में, हनोई सिटी में, मतलब एयरपोर्ट पे ही, बाहर नहीं निकलना, वीज़ा चाहिए नहीं उसके लिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही रहना है। सेम PNR पे है फ़्लाइट दोनों। और फिर 2.5 घंटे के लेओवर के बाद 4 घंटे की एक और फ़्लाइट है हनोई से लेके ओसाका। टोक्यो की फ़्लाइट थोड़ी महंगी मिल रही थी, ओसाका की सस्ती मिल रही थी।
तो मैंने कहा कोई नहीं, ओसाका चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बड़े अरसे के बाद भाई आगे आगे का गेट मिला है 3 नंबर, वरना तो हमेशा लास्ट के आते थे, चलते चलते ही दिमाग ख़राब हो जाता था। अब तो ये 1 नंबर आ गया, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 3 नंबर भी होगा यहीं पे। पर वहाँ पे भाई बोर्डिंग वाले काउंटर्स में जिस हिसाब से भीड़ थी, फ़्लाइट तो मेरे को लग रहा है पूरी फुल टूस भरी हुई होगी। मुझे लगा था रात की फ़्लाइट है, ज़्यादा लोग लेंगे नहीं। पर चक्कर क्या है ना, ये फ़्लाइट सुबह 5 बजे आई गेस वियतनाम पहुंचा देती है, मतलब वियतनाम के टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं, सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं ना, पूरा दिन मिल जाता है फिर उनको घूमने के लिए। इस वजह से गेट के पास तो ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे भाई मुझे, शायद आते ही होंगे धीरे धीरे, सब फूड कोर्ट में होंगे। और भाई टिकट की बात करें तो ये जो 2 फ्लाइट्स है ना, यहाँ से वियतनाम, वियतनाम से ओसाका जापान, ये मुझे पड़ी है 32,000 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन उसके बाद कल एक और फ्लाइट है, तीसरी फ्लाइट, जैसे ही मैंने बताया इस बार मेरे को थोड़ा नॉर्थ वाला जो जापान का एरिया ना वो ज़्यादा कवर करना है, स्पेशली सपोरो वगैरह। तो वहाँ से ओसाका से सपोरो की भी मैंने फ़्लाइट टिकट बुक करवा ली है। जहाँ मैं ट्रेन से भी सकता था, पर मैंने सोचा वापसी ट्रेन से आऊँगा, जाते वक्त मेरे को फ़्लाइट लेनी है, 2 घंटे की फ़्लाइट है, कल रात को मैं सीधा सपोरो पहुँच जाऊँगा। तो इन शॉर्ट दिल्ली से सपोरो जाने के लिए 3 फ़्लाइटें लेनी पड़ रही है मुझे, पहले वियतनाम की, फिर वियतनाम से ओसाका की, फिर ओसाका से सपोरो की। और वो जो सपोरो वाली टिकट है वो पड़ी है लगभग 10,500 रुपये पर पर्सन। इन सब जितनी भी फ़्लाइट्स है तीनों, सब में 20 kg चेकड इन बैगेज मिला है अपने को और 7 किलो कैबिन बैगेज मिला हुआ है। तो अभी तो लगेज अपने को जाके सीधा ओसाका में मिलेगा, वहाँ पे फिर अपने को लगेज लेना है, इमिग्रेशन करवानी है, कस्टम क्लियर करना है, देन जाके जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है सपोरो की। और उसके बीच में डिफरेंस है मेरे ख्याल 2.5 से 3 घंटे का। तो मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाना चाहिए 2.5-3 घंटे में। और आज हम चले हैं भाई घर से लगभग 7:30-8 बजे, और कल जाके जापान के टाइम के हिसाब से 8:30-9 बजे पहुँचेंगे। 8:30-9 भी क्यों, हाँ 9 बजे लगभग। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स की ट्रैवलिंग हो गई अगर टाइम जोन के हिसाब से देखोगे, पर इंडिया के हिसाब से लगभग 20 से 21 घंटे की ट्रैवलिंग हो गई। 3 फ्लाइट बदल बदल के जाना है भाई। बाकी भाई वीज़ा की बात करें तो मैं तो पहले भी एक बार जापान आ चुका हूँ, उस टाइम भी मुझे 30 दिन की नंबर ऑफ डेज़ मिले थे स्टे के, और 3 महीने की वैलिडिटी मिली थी। और इस बार भी सेम वही भाई, 30 दिन मैं रह सकता हूँ और 3 मंथ की वैलिडिटी है। और कितने, मेरे ख्याल 7 दिन में अपना वीज़ा आ गया था, 5 वर्किंग डेज़ या फिर टोटल 7 दिन सैटरडे संडे मिला के। और VFS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो जापान का वीज़ा। फ़ीस बहुत कम है भाई, 500 कुछ रुपये फ़ीस है। किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाओगे तो वो 3,500-4 हज़ार रुपये लेते हैं। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय बैंक आपके। इसके अलावा डमी फ़्लाइट टिकट्स लगा दो, कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं लगाई थी, डमी ही चली। होटल भी आप पे एट होटल वाले बुकिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको एडवांस पे करना है। और इसके अलावा क्या था कि एक कवर लेटर बना दो, अपनी आइटनरी बना दो, बेसिक सी वीज़ा मिल जाता है। मतलब अच्छे खासे सक्सेस के चांसेस है इसमें, इस केस में वीज़ा के। कुछ ही लोगों का रिजेक्ट होता है, बाकी मेजोरिटी कर ही देते हैं अप्रूव। पिछली बार मेरा हो गया, इस बार भी हो गया, और इस बार मेरी वाइफ का भी हो गया। तो देखो 30 दिन का है वीज़ा, कितने दिन वहाँ बिताते हैं। जैसे कि मैंने बताया रिटर्न टिकट मैंने अभी तक बुक करी नहीं है, जो करी है वो सिर्फ दिखाने के लिए करी है। वो मैं अभी जापान में लैंड होते ही एंट्री लेते ही कैंसिल मार दूंगा, उसके बाद देखेंगे 19 दिन 20 दिन जितने भी दिन की ट्रिप बनेगी अपना करके आगे का प्लान बनाए। चलो जी चलो, फाइनली जाके बोर्डिंग शुरू हुई। 12:05 की फ़्लाइट है और 11:50 पे शुरू कर रहे हैं बोर्डिंग अभी। और कितने लोग हैं भाई। टिकट बुक करते टाइम ना सीट सिलेक्शन फ्री था, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। तो मैंने थोड़ी सी चाल चल के ना एक विंडो सीट और एक कॉर्नर वाली सीट बुक करी, ये सोच के कि कोई अगर मतलब सीट सेलेक्ट करेगा तो बीच वाली क्यों ही करेगा। और उस वजह से अपने को जो बीच वाली सीट है वो खाली मिल जाएगी। अब देखते अपनी किस्मत चमकती है कि नहीं चमकती है, कि सिर्फ हम 2 ही होंगे सीट पे, मतलब बीच वाली खाली होगी, या किसी की सीट अलॉट कर दी गई होगी। अगर कर दी गई होगी तो मैं उनसे कह दूंगा भैया आप मेरे को बीच में आने दो और साइड वाली आप ले लो। पर देखते हैं, अगर कोई भी नहीं आया तो मज़े आ जाएंगे भाई। बीच वाली सीट मतलब हैंड रेस्ट हटा के थोड़ा आराम से फैल के बैठ सकते हैं फिर पूरी फ़्लाइट पे। भाई फ़्लाइट तो बड़ी वाली है, देखो 3 सीटें बीच में हैं, 3 इधर है और 3 उस तरफ है। और अभी तक तो फ़िलहाल भाई सीट खाली है बीच वाली। लेट्स होप कोई ना आए, हम तो वैसे एंड में ही आए हैं, मेरे ख्याल से तो फिर खाली मिलेगी। वैसे तो ये रो पूरी खाली है, वो रो खाली है, तो मैं तो यहाँ जाके सो जाऊंगा भाई। अगर फ्लाइट खाली है तो आराम से सोते हो जाओ, क्यों बैठ के जाना है ना, 4 घंटे की फ़्लाइट है। बाकी भाई स्क्रीन तो कोई भी नहीं है इसमें, एक ट्रे टेबल मिल जाएगी अपने को बस, और नीचे एक ये पॉकेट है, कुछ पुस्तकें रखी हुई है। लेग रूम ठीक ठाक सही है, नी टच नहीं हो रहा। मेरी तो हाइट वैसे भी कम ही है,
6 फुट से ऊपर वालों के होते हैं टच। भाई बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, देख लो सारी की सारी सीटें खाली पड़ी है, ये भी खाली है, वो लाइन भी पूरी खाली है, आगे भी काफ़ी खाली पड़ी है। तो इसका मतलब है भाई आराम से रात को 4 घंटे सोते हुए जा सकते हैं, बीच के हैंड रेस्ट हटा के पूरा फैल जाओ मस्त। बिजनेस क्लास से भी तगड़ी वाली सीट मिल गई अपने को। मैं तो भाई आ गया पीछे वाली सीट पे आराम से, तो हम दोनों को ही फुल 3 सीट वाली मस्त एक तरह से बेड मिल गया समझ लो। चलो भाई पहुंच गया हनोई के एयरपोर्ट पे वियतनाम में। पहुंचना तो सुबह 5:40 पे था यहाँ पर, लेकिन 6:05 पे तो फ़्लाइट लैंड हुई है। उसके बाद भी 10 मिनट खड़ी रही, तो 6:15 के आसपास बाहर निकले हैं फ़्लाइट से। और अब अपना इमिग्रेशन तो होना नहीं था क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है, सीधा सिक्योरिटी चेक करवाया, 10 मिनट लगे उसमें। तो 6:30 बजे पूरा फ्री हो गए हैं और यहाँ से 7:50 की फ़्लाइट है, तो 1.5 घंटा है फ़्लाइट में, मतलब बोर्डिंग होने में तो 1 ही घंटा है। और फ्लाइट बड़ी बेकार सी थी भाई, मतलब इतना टर्बुलेंस रास्ते में, जब मैं बैठा हुआ था इतनी मोशन सिकनेस फील हो रही थी भाई, प्लेन पूरा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो रहा था। लेकिन फिर जब मैं सो गया ना पीछे जाके सीट पूरी तीनों सीट में, तब दिक्कत नहीं हुई कुछ। जैसे ही मैंने बताया था अपना जो बड़े वाले लगेज है वो तो सीधा ओसाका में ही मिलेंगे, ये बस कैबिन बैग जो है यही लेके घूम रहे हैं। और वेटजेट एयरवेज भाई बजट एयरलाइन है, तो खाना वाना भी कुछ नहीं देते, जो भी आपको लेना है पहले से बुक करके रखो पैसों वाला। ये फ़्लाइट में भी आप ले सकते हो पर बहुत महंगा मिलता है, मतलब ज़रा से कप नूडल्स भी 400-500 रुपये में मिलते हैं इंडिया के, जो फ़ायदा नहीं ऑब्वियसली लेके। 40 नंबर गेट है भाई अपना, आई गया 39 तो ये रहा, इससे अगला वो रहा 40 सामने। देखना बच्चों के खेलने के लिए झूला भी लगा रखा है यहाँ एयरपोर्ट पे, वो भी प्लेन की शेप का। खाली से लग रहा है एयरपोर्ट, सुबह सुबह तो ज़्यादा भीड़ है नहीं इतनी। घर से भाई पूरी आलू मेथी और साथ में अचार लेकर आए थे, रात को तो खाए नहीं थे, अब भूख लग रही है मैंने खा लेते हैं। चलो भाई वॉशरूम वगैरह यूज़ करके फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और अब अपना बोर्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, तो फटाफट चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 4 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से, तो मेरे ख्याल हवा में तो 3.5-4 घंटे ही रहेगी, बट वही लैंड वैंड होके सब मिला के 4 घंटे लग ही जाते हैं। ये चल रही है भाई बोर्डिंग अपनी ओसाका के लिए, वेटजेट एयरवेज की फ़्लाइट है VJ930। पता नहीं कितने लोग, ज़्यादा लोग लग नहीं रहे मुझे यहाँ लाइन देख के, बाकी पता नहीं अंदर जाके पता चलेगा। इस बार प्लेन शायद से भाई छोटे वाला है, पहले तो मैंने आपको दिखाया ना 9 सीटें थी एक रो में, इसमें मेरे ख्याल से 3 लेफ्ट में 3 राइट में वो वाला प्लेन होगा। इधर देखो सीबू पैसिफिक का भी खड़ा है, लग तो भाई खाली सी रही है। और इस वाली फ़्लाइट पे मैंने वही ट्रिक ली है कि एक विंडो सीट बुक कर दी और एक कर दी है साइड वाली, तो होपफुली बीच वाली किसी को भी अलॉट ना हुई हो तो अपने पास तीनों सीटें हो जाएगी। बाकी स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं है, ट्रे टेबल दे रखी है, सेम ही फ़्लाइट है, मतलब काइंड ऑफ छोटे वाला वर्जन है, घुटना टच नहीं हो रहा है, लेग रूम भी ठीक ठाक सही है। बाकी विंडो चलो साफ़ सुथरी है भाई, बाहर के नज़ारे दिख जाएंगे अच्छे से, दिन का टाइम है अब तो। मील तो भाई अपने को इस वाली फ़्लाइट पे भी नहीं मिलेगी, अच्छा हुआ मैंने पूरी सब्जी खा ली, थोड़ा पेट भरा रहेगा। 4 घंटे यहाँ से लगभग 8 बजे टेक ऑफ का टाइम है, और 4 घंटे बाद मतलब वियतनाम के 12 बजे पहुँचा देगी और जापान के 2 बजे पहुँचाएगी। और उसके बाद मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो है शाम को 6 बजे, जापान के 2 या ढाई बजे पहुँचाएगी जापान के ये वाली, और 6 बजे है, तो लगभग 3.5 घंटे का डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये वाली फ़्लाइट लैंड होगी ओसाका के टर्मिनल 1 पे, और जो अगली डोमेस्टिक फ़्लाइट है ना ओसाका से सपोरो की, वो है टर्मिनल 2 से। तो टर्मिनल 1 से 2 तक मैंने ऐसे सुना है कि फ्री बस चलती है एयरपोर्ट पे और 10 मिनट लेती है, तो हमें वो लेनी पड़ेगी और फिर टर्मिनल 2 जाना पड़ेगा। प्लस हमें इमिग्रेशन भी क्लियर करना है और कस्टम्स भी क्लियर करना है, लगेज भी लेना है, तो इसलिए मैंने 5 बजे की जगह शाम को 6 बजे वाली फ़्लाइट बुक करी, ताकि इनफ टाइम हो अपने पास और आराम से हम सब कुछ कर सकें। 2 घंटे की फ़्लाइट है, 8 सवा 8 बजे हम सपोरो पहुंच जाएंगे, उसके बाद होटल में चेक इन नहीं करना और सोना ही है भाई, और कुछ तो है नहीं काम। इस फ्लाइट में 4 घंटे सोने के लिए बड़ी यूनिक सी चीज़ लाया हूँ मैं, देखो ये फूल के ना इस तरह से बन जाएगा, तो इसमें हाथ डाल के ऐसे मस्त सो सकते हैं, है ना बढ़िया। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आया भाई सीट पे, और मेरे ख्याल से बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, नहीं आया तो ये अपनी सीट होगी, मज़े आ जाएंगे। कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है, लेकिन जब बिल्कुल ही फ़्लाइट फुल हो ना उस टाइम पे भाई फिर मतलब एयरलाइन वाले ज़बरदस्ती किसी को ना किसी को बिठा ही देते हैं बीच में, क्योंकि बंदा ना खुद से चूज़ कभी नहीं करेगा बीच वाली सीट। ज़्यादातर जैसे 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अकेला यहाँ क्यों बैठेगा, या कोई सिंगल भी ट्रैवल कर रहा है वो 2 लोगों के बीच में बैठना प्रेफर नहीं करता। तो सबसे बेस्ट है अगर आपको फ्री सीट्स मिल रही है ना बुकिंग के टाइम, तो एक विंडो और एक आइल सीट बुक कर दो। बीच वाली 80% चांसेस है कि
बुक नहीं होएगी और आपको मस्त खुला खुला एरिया मिल जाएगा। बट फ़्लाइट फुल हुई जैसे कि मैंने बताया तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। पर दिक्कत क्या ही होएगी भाई, जो भी बीच में होगा उसको बोलो भाई तू आइल सीट ले ले और हमको ये वाली दे दे, तो आप लोग वैसे भी 2 लोग हो तो साथ ही हो जाओगे। और कोई नहीं आया तो फिर तो मज़े ही मज़े है तीनों सीट। चलो भाई चलो, बोर्डिंग कंप्लीट एंड फाइनली ये सीट सक्सेसफुली अपनी हुई। लो जी लो भाई, फाइनली पहुंच गए हैं टाइम से ओसाका जापान में। स्वागत है जी आपका जापान में सेकंड टाइम। भाई इस एयरपोर्ट पे तो शटल सर्विस है, ये देखो, मतलब मेट्रो टाइप की है। मेट्रो में बैठ के जाना है अराइवल वाले एरिया में। टोक्यो में तो नहीं था ऐसा कुछ, यहाँ ओसाका वाले में है। इधर से आ जाओ, खाली तो है। इसका मतलब भाई अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है। ओसाका का भी शटल यूज़ कर रहे हैं, बताओ। चलो जी चलो भाई, इमिग्रेशन क्लियर। लिटरली कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया, अपना सीधा पासपोर्ट मांगा और उस पर जहाँ पे वीज़ा छपा हुआ था, स्टिकर वीज़ा होता है क्योंकि जापान का, उसी के जस्ट साथ में एक छोटा सा स्टिकर और छाप दिया 30 दिन की एंट्री का। मतलब 30 दिन रह सकता हूँ मैं यहाँ पे। मतलब मुझे लगा था भाई कुछ तो मांगेंगे, होटल बुकिंग दिखा दो, रिटर्न टिकट दिखा दो, कुछ भी नहीं मांगा, एक सवाल तक नहीं पूछा। इतना स्मूथ था। लो भाई कस्टम क्लियर करके ये आ गए हम मेन हॉल में बाहर के। यहाँ पर देखो सिम कार्ड की भी दुकानें हैं काफ़ी सारी। इधर देखोगे करेंसी एक्सचेंज भी है और एटीएम भी आसपास होगा ही कहीं पे। तो पहले ये सब छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं, फिर चलेंगे अपनी अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि अब तो डोमेस्टिक ट्रैवल है ना एक तरह से। जापान में तो एंट्री ले चुके हैं। ये है भाई अलग अलग 3 बैंक के एटीएम। निकाल लेता हूँ अपने फोरेक्स कार्ड से। लगभग जापान के 80,000 निकालूंगा, इंडिया के अराउंड 50,000 रुपये बनेंगे। बहुत रहेगा मेरे हिसाब से 20-25 दिन के लिए 50,000, क्योंकि हर जगह भाई यहाँ पर चल ही जाता है, मतलब कार्ड वार्ड। और अब अली पे भी चलने लग गए हैं। खैर मैं तो कार्ड से पेमेंट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल करना है, कन्फर्म, ये अच्छा जी। एटीएम फीस ठीक है। सेविंग अदर अमाउंट करेंगे 80,000, ठीक है जी, डन। तो 220 जापानीज येन ले रहा है फीस, विच इज़ ठीक है, मतलब 150 रुपये बने इंडिया के, कोई दिक्कत नहीं है। और विदाउट कन्वर्जन, क्योंकि मेरा ये फोरेक्स कार्ड है। कन्वर्जन वाला जब करो आप, जब आपका SBI या HDFC का कार्ड हो, अगर वो वाला कार्ड है तो फिर वो खुद ही, मतलब एक तरह से कन्वर्जन फीस 0 होती है। लो ये आ गए अपने। तो ये है जी जापान की करेंसी, जिसे बोलते हैं जापानीज येन। पीछे देखो इंग्लिश में कुछ तो लिखा हुआ है। ये 10,000 येन का नोट है और आगे देखोगे ये भी 10,000 का है, बैंक ऑफ जापान। ऐसे ऐसे कन्वर्जन की बात बताऊं तो भाई इंडिया के 1 रुपये आते ही यहाँ पर 1.6 येन बन जाता है, यानी कि इंडिया के 1,000 रुपये यहाँ पे 1,600 येन हो गए। तो ये 10,000 येन के 8 नोट आ गए अपने, 80,000 येन। और मेरे अकाउंट से कटे होंगे मोटा मोटा 49,000 रुपीज़ के आसपास, जहाँ तक मुझे लग रहा है। भाई वैसे तो जापान में मुझे पता था सिम बहुत महंगी होएगी, और कुछ ज़्यादा ही महंगी है। टोक्यो एयरपोर्ट से ली ना, उससे भी महंगी है यहाँ। भाई ये जो दुकान वाले हैं ना सिम कार्ड के, इनके प्राइसेस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। तो टोक्यो में मैंने एक वेंडिंग मशीन से निकलवाई थी सिम कार्ड। ऐसा ही कुछ देखता हूँ भाई, वेंडिंग मशीन होनी तो चाहिए, जापान है ये, वेंडिंग मशीन ना हो तो हो ही नहीं सकता है ना। देखो ये रही सारी वेंडिंग मशीन। तो ये है एक जापान सिम, यहाँ भी है सिम कार्ड, 3 अलग अलग है। तो सब में प्राइजेस देख लेता हूँ भाई। लगभग मुझे 20 दिन या 21 दिन वाली सिम चाहिए। तो ये देखो सबके अलग अलग प्लान है। 5 दिन का अनलिमिटेड, 5 दिन अनलिमिटेड, 8 दिन, 16 दिन, देन 16 दिन। इनके पास 16 दिन, 31 दिन भी है। देखो 31 दिन अनलिमिटेड, 7,000 येन। बताओ वहाँ पर मिल रही है 20 दिन की अनलिमिटेड भी नहीं, पर डे 3 GB है डेटा उसमें, और कितने की 8,500 येन। और यहाँ 31 दिन अनलिमिटेड है लिटरली भाई, और 7,000 येन। तो लेनी हो तो भाई इन वेंडिंग मशीन से लेना, यहीं पे ही आपको अच्छा रेट मिलेगा, दुकानों पे मत जाना। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है ऑब्वियसली सिटी सेंटर जाओ, वहाँ पे बड़े स्टोर्स है, सिम कार्ड की दुकानें हैं, वहाँ से ले लो। बट एयरपोर्ट से सिटी तक ट्रैवल करना है तो एक सिम कार्ड आप ले सकते हो, और मैं रेकमेंड करूँगा इस तरह की वेंडिंग मशीन। तो अभी तीनों के प्राइजेस चेक कर लेता हूँ, जिसमें सबसे बेस्ट मिलेगा वही ले लूँगा। प्लस भाई इस तरह के ना वाईफाई वाले डिवाइस भी है, जैसे अपने पहले नहीं चलते थे वो डोंगल टाइप के, इसको चार्जिंग करके एज अ वाईफाई हॉटस्पॉट का काम करता है ये। फिर आप इससे जितने भी डिवाइसेस अपने कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका देखते हैं प्लान क्या है। चल जा भाई। 440 येन लिखा है वैसे तो पर डे, पर स्पीड वगैरह कहाँ लिखी है, लिखा ही नहीं भाई। प्लान्स तो लिखने चाहिए थे, समझ नहीं आ रहा।
और ये स्क्रीन चल नहीं रही। पर ये सही चीज़ है, अगर आप 3-4 दोस्त या फैमिली मेम्बर आ रहे हो तो इस तरह का ले लो ना, सबके फ़ोन में चल जाएगा। बट अब यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है 440 येन पर डे, तो लगभग 20 दिन का पड़ा 8800 येन का। अनलिमिटेड ही होगा शायद ये भी। तो छोड़ो, सिम कार्ड ले ले तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से काम चला लिया करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ले रहा हूँ भाई 21 दिन वाला ये, क्योंकि 30 दिन तो मुझे पता है मैं नहीं रहने वाला, तो 500 येन का फ़र्क है 30 दिन और 21 दिन में। तो मैं 21 दिन वाला ही ले रहा हूँ 6500 येन में। तो देखो, पे करने के ऑप्शन यहाँ पे आप कार्ड से, अली पे से, सब चीज़ से कर भी सकते हो, स्कैनर से, या फिर अपना नॉर्मल कैश डाल दो यहाँ पे 1000 का, 10,000 का। ऐसे 10,000 का पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा। और हमें लेना है क्योंकि 21 दिन वाला, तो 55 नंबर दबाना है ये इस तरह से और कैश डालना है। भाई मेरे हिसाब से ले लेगा तो बढ़िया है ना, नहीं ले रहा, 1000 के ही लेगा ये। एक बार बाय पे करके देखते हैं, 6500 मांग रहा है। ले लेना चाहिए 10,000 का, खुले करवाने पड़ेंगे कहीं से। जापान में ना ये फ़ोटो बूथ भी आपको जगह जगह पे मिलेंगे। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवानी है ना, तो किसी बंदे से बोलने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसके अंदर जाओ, फ़ोटो खिंचवाओ और प्रिंट निकल के आ जाएगी, पैसे पे कर दो। मतलब देख रहे हो भाई, हर चीज़ की वेंडिंग मशीन बना दी। उधर बाकी लॉकर भी आप देख सकते हो, तो एयरपोर्ट पर ही सब जुगाड़ मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल करेंसी एक्सचेंज से खुले करवा रहे हैं 10,000 वाले के 1000 के नोट। ये तो गलत है भाई, 10,000 का नोट लेना चाहिए इनको जब इतनी महंगी महंगी सिम है। सबसे महंगी देखो 61 डेज़ की है, 9,900 येन। तो वही भाई अपने को जो 21 दिन वाली 6500 की पड़ रही है ना, इसको डिवाइड कर दो 1.6 से, इंडियन करेंसी में अमाउंट आ जाएगा। तो भाई अराउंड 21 दिन की सिम हमें अनलिमिटेड वाली जापान में पड़ रही है इंडियन करेंसी में 4000 रुपीज़ की, विच इज़ भाई बहुत ज़्यादा महंगा। मतलब इंडिया के कंपैरिजन में तो भाई क्या ही है, इंडिया में तो 300 रुपये में रिचार्ज हो जाता है, और अनलिमिटेड लोग है थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ पे 4000 रुपये। तो इंटरनेट तो बहुत महंगा है, और ये खाली डेटा की सिम है। मतलब इसमें सिम कार्ड तो मिलेगी लेकिन कॉलिंग फीचर नहीं मिलेगा। तो कोई नहीं, मेरे पास इंडिया वाला नंबर है, कॉलिंग तो उससे इंटरनेशनल हो जाती है। मेन अपने को अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा। और ये है डोकोमो का 4G नेटवर्क, ये वाला भी भाई 4G है, LTE 4G। तो भाई अभी ना सिम कार्ड वाली दुकान जो है उनसे चेंज करवाने गए, तो वो कह रहे हैं ये वेंडिंग मशीन में भी ना हमारी कंपनी की सिम है, और ये 10 दिन तो सही चलेगी, 10 दिन के बाद सही नहीं चलेगी। पर पिछली बार मैं जब टोक्यो आया था उस वक्त तो मैंने यूज़ करी है 26 दिन के आसपास, तो सही चली थी मुझे वेंडिंग मशीन से ही। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ सिटी सेंटर में जाकर ही लूँ, यहाँ पे छोड़ो। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं यहाँ से टर्मिनल 2 की बस कहाँ से मिलेगी अपने को। तो जो फ्री शटल बस चलती है ना टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2, उसके लिए आपको 2nd फ्लोर पर आना पड़ेगा और बाहर कहीं निकलना है, ऐसी इंस्ट्रक्शन है। एरो प्लाजा करके आएगी एक जगह, वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ से बस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस तो यार डोमेस्टिक डिपार्चर यहाँ भी लिखा है, पर ये शायद टर्मिनल 1 के डोमेस्टिक डिपार्चर होंगे। हमें बाहर ही निकलना है इधर की तरफ। तो ये लिखा है ना भाई होटल एरिया, यहाँ पर जाना है हमें। वो भाई बाहर निकलते ही ठंड है अच्छी खासी, मेरे ख्याल 23-24 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का। तो ये पहुँचना हमें एरो प्लाजा, यहाँ से मिलेगी बस। ओसाका में इतनी ठंड लग रही है भाई, तो सपोरो में तो और ज़्यादा ठंडा होगा वेदर। तो 2nd फ्लोर पे आके भाई इस तरफ निकलना है, वो होटल का जो सिंबल है ना वहीं पे, तो अपोजिट वाली जो बिल्डिंग है वहीं से फिर हमें नीचे जाना है 1st फ्लोर पे, और वहाँ पे अपने को फ्री बस मिल जाएगी जो 24 घंटे चलती रहती है, कोई चार्जेस नहीं देने आपको। तो ये देखो भाई बाहर की तरफ, या तो रेलवे स्टेशन वाला अपना वो कर लो फॉलो, या होटल वाला फॉलो कर लो। बताओ भाई, अपने गुड़गांव दिल्ली में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस पहुँचने को है। मतलब बद्रीनाथ में गया था, वहाँ पे 46 पहुँच गया था उधर की साइड, अपना ऋषिकेश की साइड, और यहाँ पे भाई 23-24 डिग्री हो रखा है। और सपोरो में तो और भाई 9-10 डिग्री है दिन के टाइम, भरी दोपहर में। तो सोचो क्या है, मतलब ये वर्ल्ड पूरा, कहीं पे ठंड कहीं पे गर्मी, अनोखा ही है सब। ये मिल गया भाई सामने एरो प्लाजा। तो यहाँ तक हमें पहुँचना था किसी तरह, और साइड में उसके देखो लिखा भी हुआ है फ्री शटल बस फॉर टर्मिनल 2। तो यहाँ से चलती है जो बस है ना, तो ये लेफ्ट की तरफ रहना है अपने को। लेट्स गो भाई, चलो। इतने भारी भारी सूटकेस रगेड़ के ले जाना भी सरदर्दी है, क्योंकि भाई ये ट्रिप खाली जापान की नहीं होने वाली, उसके बाद भी 2 कंट्री और जाने वाले हैं, जिसमें से एक मैं पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन एक कंट्री मेरे लिए नई है और उस पर तो कुछ और तगड़े वाला होने वाला है। तो इसलिए थोड़े कपड़े ज़्यादा लाने पड़े। ये देखो भाई कितना बड़ा बड़ा लिखा है फ्री शटल बसेस फॉर टर्मिनल 2। तो पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्सी भाई बहुत महंगी है जापान में, तो इसलिए फ्री वाली जितनी चीज़ें यूज़ हो सके उतनी करो। तो नीचे जाना है 1st फ्लोर पे बस लेने के लिए। भाई साहब इतनी तेज़ हवा चली, इतनी तेज़ हवा, मेरे बैग में यहाँ पर नेक पिलो लगा हुआ था, उड़ के चला गया भाई, बहुत दूर चला गया। मतलब पकड़ने का तो चांस ही नहीं मिला, इतना दूर चला गया।
तो अब गया तो गया, क्या कर सकते हैं भाई। ये सामने खड़ी है शटल बस, डबल वाली बस है ये, इधर से है, इधर से इधर से इधर से। चलो भाई बैठते हैं फटाफट, चलो जी चलो लेट्स गो। ये वाली बस मेरे ख्याल से भाई टर्मिनल 2 से आ रही होगी, तो चल भी पड़ी, जैसे ही हम बैठ अंदर आए ना बस चलने वाली है। और भाई बैठने की तो 4-5 सीटें ही है, मेन तो खड़े होके ही जाने का है ऑप्शन इसमें ज़्यादा। चल पड़ी भाई चल पड़ी। ये पार्किंग एरिया सामने, शायद अगर आप कार रेंट वगैरह करोगे तो यहीं से मिलेगी। ये पहुंच गए भाई इनके टर्मिनल 2, जो कि मेरे ख्याल से डोमेस्टिक टर्मिनल होगा। ये देखो नहीं, इंटरनेशनल भी है डिपार्चर टर्मिनल 2 से। तो चलो हमें तो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है। पूरे जापान में ना आपको इस तरह की येलो स्ट्रिप बहुत जगह दिखेगी, इंडिया में भी दिखती है पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही दिखती है। हर जगह पे मेट्रो स्टेशन हो, ट्रेन स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, ये स्पेशली उनके लिए जिनको दिखता नहीं है और वो स्टिक लेके चलते हैं ना, तो इसके थ्रू वो स्टिक से रास्ता एक तरह से नेविगेट कर सकते हैं। तो ये आ गया डोमेस्टिक वाला डिपार्चर गेट। अब लग जाएगा भाई 1.5-2 घंटे फिर से, और 2 घंटे ही है अपने पास फ़्लाइट के। तो भाई इसी एयरलाइन की फ़्लाइट है अपनी, पीच करके, यहाँ की ये लो कॉस्ट एयरलाइन है। तो चेक इन यहाँ भी कर सकते हैं और बैगेज ड्रॉप डायरेक्ट दे भी सकते हैं। तो हमारे बैग थोड़े से भारी है, इसलिए खुद से करना चाह नहीं रहा मैं, वरना ये पैसे ले लेंगे। अभी भाई चेक इन हो नहीं पा रहा है, एक्चुअल में 2 घंटे पहले खुलता है चेक इन ना, और अभी 10 मिनट है 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे 10 मिनट है टोटल। तो 10 मिनट बैठ के वेट करते हैं, उसके बाद ही चेक इन हो पाएगा। पर लगेज का इशू लग रहा है भाई, मैनुअली काउंटर पे जाओ ना तो वो 1-2 किलो एक्स्ट्रा होता है, कोई दिक्कत नहीं करते ज़्यादा, मतलब कुछ एयरलाइन वाले, कुछ तो भैया पैसे ले लेते हैं 1 किलो के भी। बट ये जो मशीन्स होती है ना, इनको तो एग्जैक्ट ही वेट चाहिए जितना लिमिट है। तो इसमें भी 20 किलो है चेक इन वाला। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। भाई वेट जेट वालों ने ना चेक इन बैगेज तो मतलब एक तरह से वेट किया था, लेकिन जो कैबिन बैगेज था ना उसका वेट नहीं किया था। वेट मतलब वज़न नहीं लिया था। तो हमारा वो ज़्यादा था भाई, 2-2 किलो, मतलब 4 किलो ज़्यादा था। लैपटॉप भी मेरा भाई 3.5-4 किलो का है, उसके कवर के साथ, मैकबुक प्रो 16 इंच वाला। तो यहाँ पे भाई इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ की ये बजट एयरलाइन है, टिकट तो सस्ती है यहाँ पे 10,500-11 हज़ार रुपये की। बट वो ये बैगेज को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये लोग। तो चपट लग गई भाई, 3,000 येन ले लिए 4 किलो के, इंडिया के लगभग 2,000 रुपये। ये है भाई यहाँ का डोमेस्टिक डिपार्चर। ये गेट लगे हुए हैं, इधर से इधर अपना 92 गेट है। बड़ा ही बेसिक सा लगा मुझे ये वाला तो टर्मिनल। इस तरह से बैठने की टेबल चेयर वगैरह लगी है, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट है, ये सामने स्टोर है। वैसे भाई गेट तो अपना 92 लेफ़्ट जाके है, बट वहाँ पे लिखा है कि उससे आगे वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम सिर्फ एंड में यहीं पे ही है। तो मैंने कहा यहीं बैठ जाते हैं आधा घंटा भी। और भाई इन देशों की जो सिक्योरिटी चेक वाली मशीन होती है इतनी तगड़ी है ना, मतलब लिटरली बैग से लैपटॉप तक भी नहीं निकलवाते। और कई देशों में भाई एक छोटी सी तार भी हो ना, USB केबल, वो भी निकलवाते हैं अलग से ट्रे में। तो मतलब एडवांस मशीनें जब एग्जिस्ट करती है जैसे जापान में है, तो भैया हर देश में लाओ ना उसको, ताकि इतनी लाइनें लगे ही ना। यहाँ सिक्योरिटी चेक लिटरली 15 से 20 सेकंड में हो गया, और हम जैसे लोगों को नॉर्मल एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक में 15-20 मिनट लग जाते, क्योंकि इतनी तारें, इतनी हार्ड डिस्क, SSD, फालतू ढिमकाना, ये चीज़ें वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है। सब बैग से निकाल के ट्रे में डालो, फिर वापस से ट्रे से बैग में पैक करो, बहुत झमेला होता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं निकला है, लिटरली कुछ भी नहीं। लैपटॉप तक मेरे सूटकेस में पड़ा रहा, कह रहे ऐसे ही डाल दो। मैंने कहा लैपटॉप निकालने, कह रहे नो नीड। बहुत ही सही भाई। लो जी लो, फाइनली पहुंच गए हैं सपोरो। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है बाहर देखो, और बारिश की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। टर्बुलेंस भी काफ़ी था भाई, तीनों ही फ्लाइट में टर्बुलेंस था आज। तो दिमाग ख़राब हो गया, इतना प्लेन हिल के। बड़ा ही छोटा सा है भाई यहाँ का एयरपोर्ट, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब अपना लगेज शायद से उस वाली बेल्ट पे आएगा, क्योंकि भीड़ तो सारी वहीं पे ही है। मैंने भाई अभी तक होटल भी कोई भी बुक नहीं कर रखा था यहाँ पे, वही एक डमी कर रखा था जस्ट फॉर मतलब इमिग्रेशन पर्पस। बट अभी मैंने कर दिया है एयरबीएनबी से बुक। ये वाला है देखो भाई, 4 रातों के लिए करा है। कितने का पड़ा? 22,046 रुपये का। तो जापान के किसी भी बड़े शहर में आप देखोगे ना भाई, 5-6 हज़ार रुपये से कम कुछ भी मिलता ही नहीं है। मतलब पूरे सपोरो सिटी में मिनिमम होटल भी 5,000 5,500 रुपये का है, वो भी सिटी सेंटर से काफ़ी दूर। तो ये सिटी सेंटर में ही अपने को एयरबीएनबी मिल गया। लगभग कितने का? 4 रातों का 22,000 हो गए, 5,500 रुपये पर नाइट, जिसमें किचन भी इंक्लूडेड है। तो ठीक ही है फिर तो, देखा जाए होटल से तो बेटर ही रहता है भाई। यहाँ से लगभग 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है अपना एयरबीएनबी, मतलब सिटी का जो सेंटर है। अब प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। अगर टैक्सी यूज़ करेंगे तो 25-30 मिनट में पहुँच जाएंगे, पर टैक्सी में दिखा रहा है भाई 10,000 येन से भी ज़्यादा, मतलब 6,000 रुपये की तो टैक्सी हो रही है यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो भाई, ट्रेन से ही चलेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं,
पर पैसे तो बचेंगे। बाकी बैग बड़ा भीगा भीगा सा है क्योंकि बारिश हो गई थी ना, तो लगेज इस वजह से लेट लाए हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया भाई, एयरपोर्ट इतना कुछ बड़ा नहीं है, वैसे तो ठीक साइज़ है पर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं। और एयरपोर्ट पे यहाँ पे फैमिली मार्ट हो गया, लॉसन हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह तो है ही है। देखो इंडियन तो खैर नहीं मिलने वाला यहाँ पर, तो ये लॉसन में जाते हैं, कुछ काम का मिलेगा ठीक है, वरना यहाँ से ट्रेन में लेकर अपना एयरबीएनबी चलते हैं, वहीं देखेंगे क्या करना है। भाई अभी स्टोर के अंदर गया, बैग वैग यहीं छोड़ गया था। जापान में डर नहीं लगता चोरी का ना, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आती है कि यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। होती होंगी मेरे ख्याल से, बट वैसे थोड़ा सा देखा जाए जापान के जो लोग होते हैं वो ऐसा करते नहीं है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सेफ़ कंट्री मानी जाती है। तो भाई ये वाली ट्रेन लेनी है अपने को गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग। अभी तो चलो जापानीज़ में आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा था। ट्रैक नंबर 2 पे आएगी 8:32, रैपिड एयरपोर्ट 171। इसमें भी देखोगे तो वॉक करके जाना है। रैपिड एयरपोर्ट 171 लेनी है 8:32 की। सिम भाई यहाँ पे भी मिल रही है 31 दिन वाली 7,000 येन की, पर इसमें लिखा है एक दिन में 3 GB डेटा है। अनलिमिटेड तो है पर लिमिट है, फिर भी अनलिमिटेड लिमिट पता नहीं भाई क्या पंगा होता है। अनलिमिटेड मतलब तो अनलिमिटेड होना चाहिए ना, पर इनमें क्या होता है कि एक दिन में अच्छी स्पीड चलेगी 3 GB तक, 3 GB के बाद स्लो हो जाएगा, और वो इतना स्लो होता है भाई यूज़ करने लायक ही नहीं होता, तो अनलिमिटेड किस बात का। वैसे तो पूरा जापान ना भाई 14,000 से भी ज़्यादा आइलैंड से मिलके बना हुआ है, लेकिन इसके 4 सबसे बड़े जो आइलैंड्स हैं ना, उनका नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो जो होकाइडो है ना, ये सबसे ऊपर वाला नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है जहाँ पे हम आए हुए हैं, और ये फेमस है अपनी कोल्ड विंटर्स के लिए, और इसी की शायद से कैपिटल सिटी है सपोरो। तो उसी शहर में अभी हम लैंड हुए हैं जस्ट, तो विंटर कैपिटल माना जाता है। और सपोरो भाई वर्ल्ड की 2nd मोस्ट स्नोईएस्ट सिटी भी है। जी हाँ भाई, वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे ये सिटी आती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। हालांकि इस सीज़न में बर्फ़ तो नहीं पड़ेगी, बट ठंड बहुत होएगी। वैसे मेन जो इनका आइलैंड है वो है होन्शु, जहाँ पे बेसिकली टोक्यो, ओसाका, ये सब मेजर शहर है। तो वो वाला आइलैंड तो मैं अपनी पिछली ट्रिप पे अच्छे से कवर करके गया था, सारी सिटीज़ मेजर क्योटो हो गया, चाहे ओसाका हो गया, चाहे अपना टोक्यो हो गया, हिरोशिमा वगैरह भी गया था। इस बार नागासाकी भी जाऊंगा। तो ये वाला आइलैंड पे ना मैं आया था ट्रेन लेके, लेकिन एक्सप्लोर नहीं करके गया था। तो इस बार मैंने सोचा 3-4 दिन अच्छे से यहीं पे एक्सप्लोर करें, मतलब 4 रातों के लिए हूँ मैं यहाँ पर, और जो जो हो सकेगा आपको अच्छे से इस वाले आइलैंड में दिखा दूंगा। बर्फ़ नहीं दिखा पाऊँगा हालांकि, बट ठीक है चलो जितना भी होगा। सबसे ज़्यादा तो एक्साइटेड हूँ मैं भाई चेरी ब्लॉसम्स के लिए, क्योंकि अप्रैल के मिड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में अगर आप आते हो तो आपको टोक्यो वगैरह में चेरी ब्लॉसम्स, यानी कि वो पिंक पिंक कलर के पेड़ आपने फ़ोटोज़ में देखे होंगे, वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अप्रैल एंड आ जाता है, मई का स्टार्टिंग हफ्ता आ जाता है, टोक्यो वगैरह से चेरी ब्लॉसम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और आपको वो देखने को मिलेंगे होकाइडो वाले रीजन में, यानी सपोरो वगैरह में। तो फिंगर्स क्रॉस भाई, होपफुली दिख जाए। भाई मशीन तो मिली नहीं, यहीं से ये जो काउंटर है ना, इनसे ख़रीदनी पड़ी। 940 की एक टिकट है येन में, वही 1.6 से डिवाइड कर लेना, जल्दी चलते हैं, छूट जाएगी वरना ट्रेन। भाई ये लेफ्ट वाली ट्रैक 2 पर दरवाजे बंद हो चुके हैं यार। अरे यार गई चली भाई। 8:32 वाली तो निकल गई नीचे, अब अगली वाली में चढ़ना पड़ेगा। टिकट की भाई ये अच्छी बात है कि 1 डे के लिए वैलिड रहती है ये, तो ज़रूरी नहीं है ये ट्रेन छूट गई तो टिकट चेंज करवानी पड़ेगी, अगली ट्रेन में ही बैठ सकते हैं। अब जो आएगी 8:52 पे, यानी 20 मिनट के गैप पे चल रही है, तो फालतू का टाइम वेस्ट ही हुआ यार 20 मिनट। थोड़ा जल्दी और आ जाते तो पहुंच जाते हम टाइम से। ऊबर पे टैक्सी देख लो भाई, लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। 16,000 येन से 21,000 येन, मान के चलो 20,000 येन, तो कितना हो गया भाई साहब, 14-15 हज़ार रुपये 50 किलोमीटर राइड के। इतनी महंगी टैक्सी है यहाँ पे। 4 लोग आ रहे हो तब भी थोड़ा वसूल लगेगा, 1 या 2 लोग में तो भाई बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। इंडिया में 50 किलोमीटर के मैक्स में कितने भाई, 800-900 हज़ार रुपये लग जाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 गुना ज़्यादा है भाई टैक्सी के प्राइजेस। तो अब देखते हैं ट्रेन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कितने बजे तक, मतलब कितने रुपए में पहुँचेंगे। 940 येन तो खर्च हो चुके हैं अभी तक। अगली दोनों जो ट्रेनें हैं इसके बाद बदलनी है, वो तो मेट्रो है, उसकी तो सस्ती टिकट होंगी। ये ट्रेन है ना क्योंकि, तो इसकी थोड़ी महंगी है। बट मेरे को लग रहा है पर पर्सन हम मोटा 1500 येन में पहुंच जाएंगे, यानी कि इंडिया के 900 हज़ार रुपये। तो 2 लोगों के 2,000 रुपये में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आप देखो ना, कहाँ 15,000 रुपये इंडिया के टैक्सी में और कहाँ इसमें 2,000 रुपये, सीधा 13,000 रुपये बचा लिए। थोड़ी मेहनत और टाइम की बस वो है भाई। ट्रेन ना खड़ी हुई थी और अभी ये भी छूट जाती, ये वाली ट्रेन है इस तरह से।
और यही पहुंचाएगी अपने को लगभग 28 से 30 मिनट के अंदर अंदर शिन सपोरो स्टेशन। फिर वहाँ से चेंज करनी है। मैं तो वेट कर रहा था कि आएगी अभी, एक्चुअल में यही है, ये चलेगी 8:47 पे। चलो भाई ट्रेन से उतर के शिन सपोरो स्टेशन आ गए हैं। अब यहाँ से हमें टोजाई लाइन है वो सबवे पकड़नी है और वो फिर हमें 13-14 मिनट में छोड़ देगी। देन भाई 10 मिनट की वॉक भी है, आधा किलोमीटर की, तब जाके अपने होटल मतलब एयरबीएनबी पहुंचेंगे। JR वाली से एग्जिट ले लिया, अब लेनी है ये तोजाई लाइन सबवे की, इसकी अलग टिकट होएगी और 3 नहीं बदलनी थी भाई, बस ये लास्ट ही है। तो अब देखते हैं इसकी कितनी टिकट लगेगी तो टोटल हो जाएगा हिसाब कि कितने में पहुंच गए। भाई साहब एक तो ठंड इतनी ज़्यादा 9 डिग्री सेल्सियस, ऊपर से बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही, देखना। चलो ये तो अच्छा है भाई, सबवे के लिए रास्ता अंदर अंदर से ही है, यहाँ से बाहर जाना पड़ जाता तो भीगते भीगते जाना पड़ता। बट समस्या तो अभी है ना भाई, अगर ये रुकी नहीं बारिश तो जो सबवे स्टेशन से अपना एयरबीएनबी है वो पैदल कैसे जाएंगे आधा किलोमीटर इतनी बारिश में, वो भी ठंड में। तो ये टिकट मिली है भाई अपने को 290 येन की। तो देख लो भाई 980 प्लस 290, मोटा मोटा 1250 1300 येन ही लगा लो। टिकट लेना ही बहुत आसान है, सबवे ओनली पे करना है, 290 वाली टिकट लेनी है और यहाँ पे अपना नोट या सिक्के जो भी हो डाल दो। तो मेरे पास अभी सिक्के बचे 500 का था, यही डाल दिया, बाकी ये चेंज दे देगा। देखो 210 ये टिकट आ गई एक और 210 ये आ गए। तो 2 लोगों की टिकट ले लिया मैंने ये रही। तो ये लिखा देखो मियाँ नोसावा वाली लाइन लेनी है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी ओडोरी और मियाँ नासोआवा जो भी बोलते हैं इसे। तो अभी अभी एक ट्रेन गई है, सबवे गई है मतलब, अब दूसरी जो आएगी उसमें चढ़ जाना है। इस वक्त हम हैं भाई यहाँ T19 शिन सपोरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं ये 11 यहाँ तक जाना है किकुसी हुई में, यहाँ उतरना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेशन आएंगे बीच में, 12 से 13 मिनट की ये पूरी राइड है। लो भाई ये आ गई है सबवे यहाँ की, इस तरह से बड़ी अच्छी है दिखने में, तो मॉडर्न लुकिंग सबवे, क्रेजी। खाली आई है बिल्कुल, बैठ के जाऊँगा। पहुँच गए भाई फाइनली, बट बाहर आ रही है बारिश। अब इस बारिश में आधा किलोमीटर चल के जाना तो पॉसिबल नहीं है, टैक्सी मजबूरन करनी पड़ेगी लग रहा है। और हाँ भी भाई अच्छी खासी तेज़ रही है, देखना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, सारे बैग वैग पासपोर्ट सब भीग जाएंगे, ऊपर से सर्दी लग जाएगी वो अलग, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है यहाँ पे। इतनी मोटी हुडी पहन रखी है तब भी ठंड लग रही है। सोचो जब दिल्ली में 45-46 डिग्री हो रहा है उस टाइम की बात है ये। यहीं पे भाई एक ये मैक्स वैल्यू करके स्टोर है, शायद 24 घंटे खुला रहता है। पानी की बोतलें वगैरह ले लेते हैं अगर ओपन होगा तो, मेरे ख्याल तो ओपन है हाँ, क्योंकि बारिश में मैं कहाँ ही जाऊँगा यार। अब यहाँ पे तो है ऑप्शन, ले सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह भी ले लेता हूँ थोड़े बहुत सुबह के लिए। कुछ तो केले ले लिए भाई, होपफुली मीठे निकले बस। चलो भाई पानी की बोतल केले वेले सब ले लिए। टोटल 726 येन का बिल आया है लगभग, इंडिया के 400-450 रुपये। लोग बहुत अच्छे हैं भाई यहाँ के, मतलब उन्होंने देखा ना मैं मतलब यहाँ का नहीं लग रहा और थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मुझे, जैपनीज़ लैंग्वेज लिखी थी चेकआउट के उसमें, तो खुद से ही हेल्प करवा रहे हैं। मुझे आगे जाने दिया पहले लाइन में, कह रहे कोई नहीं आप करवा। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, कह रहे नहीं कोई नहीं आप करवा लो। मतलब जापान ये तो है भाई, लोग बहुत सही है यहाँ के। लो जी लोग कैसे तैसे बारिश में कर कर आके पहुँच ही गए। और ज़्यादातर जापानीज़ घरों में जूते बाहर उतारने की वो होती है और इस तरह की चप्पल देते हैं, ये चप्पल पहन के आपको डोलना होता है। ओ भाई तो ये है भाई अपना अपार्टमेंट अगली 4 रातों के लिए। देख लो ये लिविंग रूम है, टीवी लगा हुआ है, विंडो है उधर, कल दिखाऊंगा नज़ारा। इधर बेसिक सी किचन है, माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ दे रखा है, सिंक है, गैस स्टोव भी है वो रहा, बर्तन भी होंगे सारे। इधर की तरफ ये बेडरूम है भाई अच्छा खासा, मेरे ख्याल 2 सिंगल बेड लगे हुए इसलिए ये किंग साइज़ फील हो रहा है। बाकी एसी है जिसमें हीटर वाला भी होता है शायद, डेकिन का है ना तो हीटर होगा इसमें मेरे ख्याल से। तो ये इसका पैनल है शायद। बाकी जी इधर ये सिंक हो गई, वॉशिंग मशीन है, चलो बहुत बढ़िया। नहाने के लिए अलग बना हुआ है, बाथ टब छोटा सा, और ये टॉयलेट का अलग बना होगा। जी हाँ यहाँ अलग अलग होता है सब कुछ, बाथरूम अलग टॉयलेट अलग। और यहाँ पे टॉयलेट आपको बताइए जापान में कैसे है, पैनासोनिक का टॉयलेट है, वही जेट स्प्रे वगैरह सब कुछ होता है इसमें, मस्त हीटिंग। बाकी वैक्यूम क्लीनर दे रखा है, ड्रायर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें हैं काम की। उधर शायद ये हीटर होगा या फिर एयर प्यूरीफायर होगा, तो अच्छा है भाई देखा जाए। और ये अपने को पड़ा है 4 रातों के लिए 22,300 रुपीज़, यानी 5,500 रुपये पर महीने।